अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड पड़ाव आ गया है। व्हाट इफ़ के आपके पास डिविडेंड ग्रो हो रहे हों और ग्रोथ के रेट्स मल्टीपल हो। ठीक है जी। अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि एक नई कंपनी स्टार्ट होती है, उसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है जी। उसको मार्केट में जो सेंटिमेंट्स मिल रहे होते हैं, प्री पब्लिक ऑफरिंग बहुत अच्छे अच्छे सेंटिमेंट्स मिल रहे होते हैं। लोग चाह रहे होते हैं कि भाई आए, कंपनी आए। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड होता है कि सर जो शुरू का फेज़ होता है ना, इनिशियल फेज़, ठीक है जी, जो ग्रोथ फेज होता है, सर इस ग्रोथ फेज में कंपनी सब्सटेंशियल प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है। और कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ना और डिविडेंड बढ़ना दोनों लिंक्ड है। सो जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड भी बढ़ेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ये इनिशियल ग्रोथ फेज रिलैक्स होगा, कंपैटर्स मार्केट में घुसेंगे, ये सुपर नॉर्मल टाइप का प्रॉफिट जो है ना वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास एक सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड आएगा। इस सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड में जनरली हमारा जो ग्रोथ रेट होता है वो एक रीजनेबल रेट होता है और वो ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास होता है। मिसाल के तौर पे इनिशियल फेज में हमारे पास, मैं अज्यूम करता हूँ कि डिविडेंड ग्रो होंगे 20% से, और इनिशियल ग्रोथ फेज 5-6 साल का होगा, मे बी 4 साल का हो। फिर उसके बाद ये होगा कि रीजनेबल ग्रोथ पीरियड आएगा, से कोई 4% वाला, 5% वाला, 8% वाला, इस तरह वाला जो सस्टेनेबल ग्रोथ है। ठीक है जी। तो बिजनेस ग्रो करेगा 7-8% से, 6% से, लेकिन इनिशियली नए कस्टमर्स आएंगे, मैसिव ग्रोथ होगी, और बाद में बाय द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रोडक्ट मेच्योर होता जाएगा, कंपेटिटर्स भी मार्केट में घुसते रहेंगे और कस्टमर्स भी कम होते जाएंगे, कस्टमर के बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी, मैं इस तरह कह सकता हूँ। ठीक है जी। आए जरा जनाब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ऐसे केस में जहाँ मल्टीपल ग्रोथ फेजेज हों, ऐसे केस में सर हमने देखिए एक चीज़ पढ़ी है कि अगर डिविडेंड हमारे कांस्टेंट हो तो सर डिविडेंड से मार्केट वैल्यू निकालने का हमने बड़ा आसान सा फंक्शन पढ़ा था, डिविडेंड ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। याद आ रहा है भैया? अच्छा, इसी तरह सर हमारे पास अगर डिविडेंड कांस्टेंट है तो डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग भी हो सकते हैं। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग क्या मतलब? ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो सर? डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, ये डी नॉट है, इंटू या डिवाइडेड बाय के माइनस जी, इस तरह आप मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ के ग्रोथ डिफरेंट हो, पैटर्न्स में आ रही, शुरू में ज्यादा फिर कम सस्टेनेबल, तो फिर आप क्या करें? अब आप फेजेस में मार्केट वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे? आओ जरा सर एक छोटा सा सवाल देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है। ये कह रहा भैया एबीसी लिमिटेड हैज ग्रोन अ लॉट बाय अडॉप्टिंग अ रिस्क सीकिंग अप्रोच एंड द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। कंपनी एक नई कंपनी बनाने जा रही है द फ्यूचर टेक के नाम से। ठीक है। टू डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राफिक लैपटॉप्स। ग्राफिक लैपटॉप्स हम बनाने जा रहे हैं, नया वेंचर है सर हमारा, नया मार्केट है, नया जो है वो मार्केट सेगमेंट हम उसको टैप करने जा रहे हैं। द कंपनी कंसिडर्स पोस्ट कोविड सिनेरियो इज वेरी कंजेनियल फॉर इन्वेस्टमेंट एज द होल वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स ऑनलाइन वर्किंग। अब सर चूंकि ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट हो गई तो ये ग्राफिकल लैपटॉप और इस तरह की चीज़ें जो है वो हर स्टूडेंट, टीचर के लिए, बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू यील्ड अ डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज पर शेयर फॉर द फर्स्ट ईयर। इसका मतलब ये भैया हमारा पहले साल का डिविडेंड होगा 20 रुपए। फिर इसके बाद वो कह रहा है भैया हमारे पास जो डिविडेंड की ग्रोथ है वो 25% पर एनम है फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। इसका मतलब है नेक्स्ट 4 ईयर्स का मतलब है 1 साल, नेक्स्ट नेक्स्ट 2 साल, नेक्स्ट 3 साल और नेक्स्ट 4 साल। इन 4 सालों में डिविडेंड 25% से ग्रो करेगा। तो 20 का 25% ग्रो कराऊं अगर, तो ये मेरे पास हो जाता है सर 25। ठीक है जी। 1.25 से आप मल्टीप्लाई करना इसको। मजीद आगे जाऊं तो सर 31.25, 25 × फिर सर चौथे साल में सर 39.06 और फिफ्थ ईयर में सर मेरे पास 48.83 रुपीज डिविडेंड पर शेयर। इसके बाद क्या होगा? इस सस्टेनेबल, ये तो एक नॉर्मल ग्रोथ पीरियड निकल गया ना। इसके बाद वो कह रहा है भाई ग्रोथ रेट जो है ना वो 8% होगा इन्फिनिटी तक, 8% से ग्रो करेगा। तो 2 मिनट के लिए आप अज्यूम करो आप यहां पर कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हो, छोड़ दो पीछे। ठीक है, तब तक हम इस वक्त यहां मौजूद है, ये जीरो, लेकिन इसके बावजूद आप 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि आप यहां कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हो 5 साल के एंड पे खड़े होगे। तो 5 साल के एंड पे खड़े होकर अगर मैं देखूं तो मैंने जो अभी अभी डिविडेंड दिया होगा वो कितना होगा? सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड। ठीक है जी। मैं निकाल रहा हूं जनाब मार्केट वैल्यू इन, सबसे पहले सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड,
सर किस तरह आएगी? सर 48.83 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट जी 8% डिवाइडेड बाय 17.20%, ये मेरा KE है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है सर, माइनस 8%। एक शेयर की मार्केट वैल्यू ईयर 5 पे, यानी वो सारे डिविडेंड्स जो फ्यूचर में आने हैं 48.3 के अलावा, फ्यूचर डिविडेंड्स, इसके अलावा जो फ्यूचर डिविडेंड्स हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है सर? सर उन सब की प्रेजेंट वैल्यू बनती है 573.20। ऐसा? अब बताएं सर, ये मेरे पास जो प्रेजेंट वैल्यू निकली है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 6 ऑनवर्ड्स, 6 और इसके बाद के सारे ईयर्स, अब मेरे पास ईयर 1 2 3 4 5, ये 5 सालों के डिविडेंड इस अमाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है जी, इस अमाउंट में, और ये वैल्यू है भी कितनी, एट ईयर 5। ऐसा? अब मैं काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया, मैं दोबारा से नंबर्स ड्राफ्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 और 5। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास डिविडेंड्स 20 25 31.25, फिर 39.06, फिर जी 48.83। सर इनके अलावा जो बाकी डिविडेंड्स आगे आएंगे उन सब की प्रेजेंट वैल्यू में निकाल चुका हूं ईयर 3 पे 573.2। अब बताएं सर, मेरे पास जो टोटल कैश फ्लोज बचते हैं इस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए, ये आ रहा है सर मेरे पास अराउंड 622.03। अब बताएं सर, मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं एट 17.2%। तो सर अगर मैं 20 की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, ये मेरे पास आएगी 17.06। 25 की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं सर, तो मेरे पास ये आती है 18.2। सर ये मेरे पास आती है 19.41। सर ये मेरे पास आती है 20.7, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है मेरे पास 281.3। इन सब को एडअप करूं तो शेयर की मार्केट वैल्यू आती है, मार्केट वैल्यू पर शेयर मेरे पास आती है 356.68 रुपीज़। ठीक है जी, याद रखिए सर, इसको हमने 2 हिस्सों में करना है। पहला हिस्सा हमारा होगा हमेशा जो सस्टेनेबल ग्रोथ पीरियड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग निकाल लें, बाकी इन सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करके उसके अंदर ऐड कर दें। लेकिन याद रखना, जो वैल्यू निकली होगी ईयर 5 पे निकली होगी उसको आपको ईयर 0 पे लाना ज़रूरी है। तो इसके थ्रू हमने सारा ये काम कर दिया। देख लें सर इसको, एक और सवाल मैं इस पर कर लेता हूँ, इसको आप फिल वक्त कॉपी करें, ठीक है जी, और अपने जहन नशीन करें इसको सर। अच्छा जी, यहाँ एक और सवाल देखते हैं जनाब। ये कह रहे हैं कंसिडर स्टॉक विद डिविडेंड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 20% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए ग्रो करेगा 20% से, आफ्टर विच इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर ईयर। ठीक है जी, और इसके बाद फिर 5% से ग्रो करेगा इनडेफिनेटली। इसका मतलब है शुरू का जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड है वो 4 साल का है 20% से। ठीक है जी, और इसके बाद फिर 5% का जो है वो ग्रोथ रेट है जो कंसिस्टेंटली सस्टेनेबल हमारा रहेगा। लास्ट डिविडेंड, यानी अभी जो पे हुआ है पिछला डिविडेंड, वॉज 1 रुपया। ठीक है, इसका मतलब है नई कंपनी नहीं है। इसका मतलब है भैया आगे आने वाले दिनों में ये जो 4 साल होंगे ना, ये ग्रोथ सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड होगा। इसके बाद यहाँ से सस्टेनेबल ग्रोथ आना शुरू होगी। डन। तो अभी जो आपने डिविडेंड पे किया वो 1 रुपया है, तो इसका मतलब है 20% से ग्रो करने का मतलब है अगले साल 1 रुपये 20 पैसे हो जाएगा। ईयर 1 का डिविडेंड 20% ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद और 20% इंक्रीज करें तो 1.44, और 20% इंक्रीज करें तो 1.73, और 20% इंक्रीज करें तो 2.07। अब इसके आगे जो है ना ये डिविडेंड 5% से ग्रो करेगा कंसिस्टेंटली। सर के ही मेरे पास 10% है। ठीक है जी, आए जरा सर इसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो एक काम करें, यहाँ से आगे जो डिविडेंड है ना ईयर 5 ऑनवर्ड्स, तो सर ईयर 5 का जो डिविडेंड होगा वो होगा 2.07 मल्टीप्लाई बाय 1.05 डिवाइडेड बाय 10% माइनस 5%। ऐसा? तो मुझे बताएं सर, मेरे पास इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ईयर 4 के डिविडेंड को 1.05 से इंक्रीज किया, 5 का डिविडेंड निकाला एंड ऑनवर्ड, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ईयर 4 पे आएगी कितनी? 43.55। अब ये सारे फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू, इसके अलावा बाकी के डिविडेंड्स ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सर इस शेयर से इतना डिविडेंड, इतना डिविडेंड, इतना डिविडेंड, और आने वाले दिनों में जितने डिविडेंड से उनकी प्रेजेंट वैल्यू 43.55 प्लस चौथे साल का डिविडेंड 2.07। अब बता, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ एट 10%, तो सर ये मेरे पास आ जाएगा 1.09।
सर ये मेरे पास आ जाएगा 1.19, सर ये मेरे पास आ जाएगा 1.3, और सर ये मेरे पास आ जाएगा 31.16, और सर मेरे पास ये सब कुछ हो जाएंगे 34.74। एक शेयर की मार्केट वैल्यू कंसिडरिंग ऑल द ग्रोथ्स इज 34.74। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के पार्ट बी में हम कवर करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। ठीक है जी, और ये रेशियोज हमें पूरे वैक में काफ़ी हेल्प करेंगे, ना सिर्फ वैक में हेल्प करेंगे बल्कि जब हम आगे मर्जर एंड एक्विजिशन में जाएंगे तो उसमें तो ये बेतहाशा हेल्प करेंगे। ठीक है जी, तो सर मैं अपने पास सेटिंग डाल रहा हूँ जनाब, सम की फाइनेंशियल रेशियोज। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो है सर जो आप पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कई सारे चैप्टर्स में देखेंगे, एंड दैट इज प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स। ठीक है जी, कौन सा जी? प्राइस अर्निंग मल्टीपल। ठीक है जी, अब देखिए इसका मतलब क्या है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल का मतलब क्या है? दिस इज प्राइस ओवर अर्निंग्स। ठीक है जी, अगर प्राइस पर शेयर है तो अर्निंग भी आपने क्या लेनी है? पर शेयर लेनी है। ठीक है जी, और अगर प्राइस टोटल कंपनी की मार्केट वैल्यू है, यानी एक शेयर की नहीं बल्कि इंटायर कंपनी की मार्केट वैल्यू, तो सर फिर आपने अर्निंग्स भी टोटल कंपनी की लेनी है। ठीक है जी, अब देखिए रेशियो सिग्निफाई क्या करता है जरा इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए मिसाल के तौर पर हम दो कंपनीज का डाटा लेते हैं, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है। ठीक है, दोनों का ईपीएस अर्निंग पर शेयर सर 2 रुपए पर शेयर। ठीक है सर, दोनों की मार्केट वैल्यू बिल तरतीब, इसकी मार्केट वैल्यू पर शेयर 22 है, इसकी मार्केट वैल्यू पर शेयर से 28 है। अगर मैं आपसे कहूं जनाब मुझे पीई मल्टीपल निकाल के दे दें, तो सर पी मेरे पास मार्केट वैल्यू एंड ई मेरे पास अर्निंग पर शेयर है, तो सर मैं अगर 22 को 2 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 14। अब देखिए इसमें एक कंपनी का अर्निंग मल्टीपल ज्यादा है बी का और ए का अर्निंग मल्टीपल कम है। ठीक है जी, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अज्यूम करें कि 2 मुर्गियां, दोनों एक अंडा देती हैं, दोनों एक अंडा देती हैं। ठीक है, उसूलन दोनों मुर्गियों की प्राइस सेम होनी चाहिए क्योंकि इनका रिटर्न सेम है, ऐसा है कि नहीं? लॉ ऑफ वन प्राइस, एक लॉ है जो हमने सीएफए में पढ़ा था, वो ये कहता था कि दो एसेट्स अगर आइडेंटिकल रिटर्न दे रहे हैं तो दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, इन दोनों कंपनीज का अर्निंग बराबर है तो फिर इनकी मार्केट वैल्यू सेम क्यों नहीं है? हैं 1 रुपए की अर्निंग के लिए, 1 रुपए की अर्निंग के लिए, एक अंडे के लिए सर इस कंपनी का इन्वेस्टर 11 रुपए देने को तैयार है और इस कंपनी का इन्वेस्टर 14 रुपए देने को तैयार है। ठीक है जी, तो ये सिग्निफाई क्या कर रहा है भाई? जिस कंपनी का पीई मल्टीपल ज्यादा होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उसमें ज्यादा है, इन्वेस्टर 1 रुपए की अर्निंग के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा। सर जिस कंपनी में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वीक है, सर अगर वो अर्निंग दे भी रही है ना, लोग विलिंगली उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि भाई एक तरफ थल कॉर्पोरेशन है वो भी 1 रुपए का ईपीएस दे रहा है और एक तरफ एंग्रो है वो भी 1 रुपए का ईपीएस दे रहा है, तो आप एज एन इन्वेस्टर किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे? ठीक है जी, मुझे बताएं सर, 1 रुपए की अर्निंग है, थल और जो है वो एंग्रो 1 रुपए का ईपीएस दे रहे हैं, मैं शायद थल के लिए 5 रुपए दूं, यानी उसके शेयर के लिए 5 रुपए दूं। अगर वो 1 रुपए का ईपीएस दे रहा है तो आई विल बी विलिंग टू परचेज इट्स 1 शेयर एट ₹5, बट एट सेम अर्निंग्स अगर एंग्रो मुझे 1 रुपए ही की अर्निंग दे रहा है, मैं शायद एंग्रो के लिए 10 रुपए देने को तैयार हो जाऊं। तो सर पीई मल्टीपल इफेक्टिवली आपको यह बता रहा होता है कि अगर कंपनी की अर्निंग 1 रुपया है तो शेयर होल्डर उसके शेयर्स के खरीदने के लिए कितने पैसे देने को तैयार है? 1 रुपए की अर्निंग पर ईयर। अगर मैं देखूं बी की अर्निंग 2 रुपए, यानी टेक्निकली 1 रुपए की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर 14 रुपए देने को तैयार है और ए में 1 रुपए की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर 11 रुपए देने को तैयार है, तो अपेरेंटली सर ये कंपनी
इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रही है और ए के मुकाबले में सेम अर्निंग्स पे कस्टमर से ज्यादा पैसे, इन्वेस्टर से ज्यादा पैसे ले पा रही है, ऐसा, तो मुझे एक बात बताएं सर, प्राइस अर्निंग मल्टीपल किस चीज को इंडिकेट करता है? इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, ऐसा। हायर द प्राइस अर्निंग मल्टीपल इट इंडिकेट्स के इन्वेस्टर का इस पर्टिकुलर कंपनी में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, वो छोटी अर्निंग्स के लिए भी ज्यादा पैसे देने को तैयार है। ठीक है जी सर, मैं एक और रेशियो को जरा डिस्कस करने जाऊंगा सर, दैट इज डिविडेंड कवर रेशियो। देखिए डिविडेंड कवर क्या है भाई, एक कंपनी का जनरली डिविडेंड पर शेयर आमतौर पे वो पे करती है जी 25 रुपए पर शेयर। इसी रेंज में लगभग 25-26 रुपए का डिविडेंड कंपनी आमतौर पे करती है और लोग एक्सपेक्ट भी यही करते हैं। ठीक है सर, इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, दैट इज अर्निंग पर शेयर 100 रुपए का। अर्निंग पर शेयर का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर पेइंग ऑल द प्रेफरेंस डिविडेंड्स एंड एवरीथिंग, ये हमारे पास सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए बचा हुआ है। इस कंपनी के पास 100 रुपया पर शेयर पड़ा हुआ है, कमा चुकी है ये, उसी में से सर डिविडेंड बांटना कितने का? 25 रुपए का। तो मुझे बताओ, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 रुपए का डिविडेंड आने वाला है, क्या ये कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है? ओ भाई, ये कंपनी ऐसे 4 डिविडेंड्स पे कर सकती है, ऐसे 4 डिविडेंड्स पे कर सकती है। तो सर डिविडेंड कवर रेशियो में क्या बताता है? सर डिविडेंड कवर रेशियो में ये बताता है कि जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, जो डिविडेंड कंपनी पे करने जा रही है, कंपनी के पास क्या प्रॉफिट इंजन में इतना प्रॉफिट मौजूद है कि वो ऐसे डिविडेंड को पे कर सके। अगर ये 1 आता है तो मैं कहूंगा कंपनी ने इतना कमाया कि अपने डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन ही मीट की और इंटायर अर्निंग जो है वो डिविडेंड में बांट दी। ये बात समझ आती है? तो मुझे बताएं सर, डिविडेंड कवर रेशियो अगर ज्यादा है तो इट इंडिकेट्स कि कंपनी अपने प्रॉफिट को बांटती नहीं है, कम बांटती है। और अगर ये रेशियो कम है तो इसका मतलब है सर ये कंपनी अपनी अर्निंग का काफी सारा हिस्सा उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देती। और अगर ये रेशियो 1 है तो इसका मतलब है सर कंपनी अपनी इंटायर अर्निंग उठा के बांट देती। डन? ये बात समझ आती है? चलें जी, ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? अगर एक कंपनी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से सोच रही है और ग्रो करना चाह रही है तो ये रेशियो जितना ज्यादा हो सर, सीधी सी बात है, उतना बड़ा ग्रोथ कंपनी जो है वो आगे लेके जा पाएगी, उतना कंपनी ग्रो करेगी फ्यूचर में। लेकिन उसका हाजिर इन्वेस्टर डिविडेंड की फॉर्म में सफर करेगा, उसके पास डिविडेंड इनकम यानी उस वक्त के लिए कैश फ्लो नहीं होगा। हाँ, कंपनी ग्रो जरूर करेगी, कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, तो वो जो डिविडेंड में लूज कर रहा है वो कैपिटल गेन में कमा लेगा वो इन्वेस्टर। अगर किसी कंपनी का ये रेशियो ज्यादा है तो इट इंडिकेट्स के, सॉरी कम है, तो इट इंडिकेट्स कि यार ये कंपनी जो है वो डिविडेंड पेमेंट पे भरोसा रखती है, ये डिविडेंड पे करने को प्रेफर करती है, इसलिए सर इसका डिविडेंड कवर कम आ रहा है। अगर यही सर डिविडेंड होता 100, प्रॉफिट भी 100, डिविडेंड भी 100, तो मैं कहता जो कमाया सारा बांट दिया। ठीक है जी, जो कंपनी ग्रोथ फोकस्ड है उनका डिविडेंड कवर रेशियो ज्यादा होगा, जो कंपनी करंट प्रॉफिट को फोकस कर रही है, करंट डिविडेंड को फोकस कर रही है, उसका ये रेशियो कम होगा। अच्छे बुरे की बात नहीं। ठीक है जी सर, हम बढ़ते हैं सर तीसरे रेशियो की तरफ। अच्छा जी, अगर हम थर्ड अपना रेशियो देखने जाएं तो हमारे पास तीसरा रेशियो है डिविडेंड यील्ड रेशियो। ठीक है जी, इसको जरा सा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सर डिविडेंड यील्ड रेशियो का मतलब क्या है? देखें, एक कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है ना, तो ये प्रॉफिट ही कंपनी के शेयर होल्डर्स की असल अर्निंग्स है। इस अर्निंग के 2 हिस्से होते हैं। इस अर्निंग्स में से एक हिस्सा कंपनी डिविडेंड के तौर पे बांट देती है और दूसरा हिस्सा उठा के रिटेन कर लेती। ठीक है जी, अब जो इससे रिटेन है ना, इससे कंपनी मजीद बिजनेस में पैसे डालेगी। ठीक है जी, जिससे कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है जी, इसका मतलब है ये वाला पार्ट इफेक्टिवली ट्रांसलेट हो जाता है कैपिटल गेन में, और ये वाला पार्ट जो है वो सीधा सीधा हमें कैश में रिसीव हो जाता है डिविडेंड की फॉर्म में। बहुत सारी कंपनीज इस चीज को फोकस करती हैं कि जी हाल में डिविडेंड दे दो, मुस्तकबिल किसने देखा है? तो बहुत सारी कंपनीज ग्रोथ फोकस्ड होती हैं, वो अगर 100 रुपए कमाती हैं उसमें से 20 रुपए डिविडेंड दे देंगी, बाकी उठा के सर 80 रुपए डाल देंगी अपने डिफरेंट मजीद जो आगे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर। उससे क्या होगा, वो कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी। तो एक शेयर के बैकिंग में जो एसेट्स हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे होंगे।
तो सीधी सी बात है शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब है सर जो कंपनी ग्रोथ फोकस्ड है वो डिविडेंड कम बांटेगी, जो कंपनी सर करंट अर्निंग्स को फोकस कर रही है वो डिविडेंड ज्यादा बांटेगी। तो अगर मैं आपसे कहूं जनाब एक इन्वेस्टर ने एक सर्टेन प्राइस पे शेयर लिया, ठीक है जी, एक सर्टेन प्राइस पे शेयर लिया और कंपनी ने उसको डिविडेंड दिया, ठीक है जी। तो सर मैं अगर डिविडेंड को डिवाइड कर दूं प्राइस से तो ये मुझे ये बताएगा कि जनाब कंपनी ने कितने परसेंट प्राइस के ऊपर कितने परसेंट डिविडेंड एज अर्निंग दिया, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैंने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, ठीक है जी, कंपनी ने उसमें 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ईपीएस 20 रुपए था, उसमें कंपनी ने 12 रुपए का डिविडेंड दे दिया, 8 रुपए रिटेन कर लिए। तो सर मैं कहूंगा जनाब मेरी डिविडेंड यील्ड 12% है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट इनकम। डिविडेंड यील्ड इज ओनली अ पोर्शन ऑफ इनकम। आपने जो प्राइस के ऊपर अर्न किया दिस इज नॉट द कंप्लीट इनकम। सर डिविडेंड यील्ड कभी भी ये नहीं बताता कि एक इन्वेस्टर ने जेन्युइनली क्या कमाया। हाँ ये जरूर बताएगा कि एक इन्वेस्टर ने सर 1 रुपए की प्राइस पे या 100 रुपए की प्राइस पे कितने रुपए की डिविडेंड कमाई, ठीक है जी, ये बात समझ आती है। तो सर डिविडेंड यील्ड का बढ़ जाना ये इंडिकेट नहीं करता कि कंपनी बहुत अच्छी है। हाँ ये जरूर इंडिकेट करता है कि कंपनी एक अच्छा डिविडेंड बांटती है। कंपनी की अगर आपने अर्निंग देखनी है तो अर्निंग यील्ड देखें, डिविडेंड यील्ड ना देखें। व्हाट इज अर्निंग यील्ड? अर्निंग ओवर प्राइस, ठीक है जी, ये बात समझ आती है। तो मुझे बताएं हायर डिविडेंड यील्ड इज एन इंडिकेटर कंपनी कमा रही है और बांट रही है, अच्छा खासा चंक बांट रही है, ठीक है जी, ये बात समझ आती है। दो कंपनी ने सेम कमाया, दोनों ने सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की, दोनों की डिविडेंड यील्ड सेम होगी, अज्यूमिंग कि इनकी प्राइस सेम है। लेकिन अगर दोनों ने सेम कमाया और एक कंपनी ज्यादा डिविडेंड बांट रही है, कंपनी कम बांट रही है, तो सर जो ज्यादा बांट रही है उसका डिविडेंड यील्ड ज्यादा होगा, ऐसा। तो डिविडेंड यील्ड वो इनकम है सर प्राइस के ऊपर, वो आपने कमाई की है जो कैश की फॉर्म में आपको मिली। डन। सर अगर मैं चौथा रेशियो कवर करने जाऊं तो दिस रेशियो वुड बी डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगेन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे प्रॉफिट के दो हिस्से, अज्यूम करो 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इसमें सर हमने उठा के 40 रुपए डिविडेंड में दे दिए, सर हमने 60 रुपए रिटेन कर लिए। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि जी प्रॉफिट का कितने परसेंट आपने पे आउट किया, तो मैं कहूंगा जी जो मैंने पे आउट किया है दिस इज डिविडेंड ओवर ईपीएस या अर्निंग्स, ठीक है जी। तो सर मेरे पास 40 ओवर 100 इज 40%। सर मेरे पास रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा? 60%। तो सर पे आउट रेशियो ज्यादा होना चाहिए कम? सर ये कोई बेंचमार्क नहीं है, ये अच्छी कंपनी है बुरी कंपनी का बेंचमार्क नहीं है, ज्यादा होगा इसका मतलब है कंपनी अर्निंग का एक ठीक ठाक हिस्सा उठा के बांट देती है, ग्रोथ फोकस नहीं है। अगर सर डिविडेंड जो पे आउट रेशियो वो कम है, इसका मतलब है कंपनी का रिटेंशन रेशियो ज्यादा है, कंपनी इज ग्रोथ फोकस्ड, ठीक है जी। सर ये चारों रेशियोज आपके सामने हैं, मैं अगर इनकी एक समरी आपके सामने रख दूं, ठीक है जी। समरी ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है जी। तो सर मेरे पास सबसे पहले प्राइस अर्निंग मल्टीपल, ये हमने पढ़ा जी, इसका फंक्शन क्या है? प्राइस ओवर अर्निंग्स। यानी हमने ये देखा कि सर 1 रुपए की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर क्या पैसे पे करने को तैयार है, ये जितना ज्यादा कंपनी में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा। दूसरा हमने पढ़ा डिविडेंड कवर रेशियो, हम ऐसे कितने डिविडेंड बांट सकते हैं? सर डिविडेंड कवर रेशियो, देखिए कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसी में से डिविडेंड बांटती है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय डिविडेंड। सर जितना ज्यादा कंपनी उतना कम डिविडेंड बांट रही है, प्रॉफिट का एक अच्छा खासा चंक कंपनी ने रोक लिया होगा, रिटेन किया होगा, ये रेशियो ज्यादा होना ग्रोथ को फोकस करने का इंसेंटिव इंडिकेटर होता है। ये रेशियो कम है तो इसका मतलब है सर कंपनी जितना प्रॉफिट बांट रही है उसका अच्छा खासा चंक डिविडेंड में दे रही है। सर फिर तीसरा रेशियो हमारे पास सर डिविडेंड यील्ड, भाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड की फॉर्म में कंपनी ने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है।
सर दिस अमाउंट इज डिविडेंड ओवर प्राइस. दिस इज नॉट द कंप्लीट रिटर्न, दिस इज द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. ठीक है जी. चौथा सर, डिविडेंड पे आउट. सर इसमें हमने ये देखा कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितने परसेंट डिविडेंड बांटती है. ये रेशियो जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है कंपनी उतना जो है वो अर्निंग बांटने पे फोकस कर रही है, और ये रेशियो जितना कम होगा कंपनी उतना रिटेन करने पे फोकस कर रही है, ग्रोथ पे फोकस कर रही है. ठीक है जी. सर इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा. इन रेशियोज को आगे हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं नेक्स्ट फेज के अंदर. स्टे ट्यून्ड सर. अच्छा जी सर, एक स्टेप आगे हम बढ़ते हैं जनाब. रेशियोज पढ़ने के बाद हम इन रेशियोज को अप्लाई करते हैं. जरा वैक के चैप्टर में रेशियोज कैसे अप्लाई होंगे. आए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन है बड़ा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन सर. ठीक है जनाब. कंपनी हैज अ डिविडेंड कवर ऑफ 3. क्या मतलब डिविडेंड कवर ऑफ 3? इसका मतलब ये डिविडेंड कवर का फंक्शन हमें याद है सर, ईपीएस ओवर डीपीएस, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर. ये कह रहे हैं कि भैया ये 3 है. इसका मतलब है अगर हमने से मिसाल के तौर पर 6 रुपए की अर्निंग्स की है तो 2 रुपए का डिविडेंड बांटा है, यानी जितना हमने डिविडेंड बांटा है उससे 3 गुना ज्यादा अर्निंग्स की. मेक सेंस. फिर प्राइस ओवर ईपीएस, ये बराबर है 9.3. सर हमने हर 1 रुपए की अर्निंग के लिए 9.3 रुपीज रिसीव या पे किए. डन. फिर कह रहे जनाब द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म इंडिकेट्स ग्रोथ इन द शेयर होल्डर फंड्स इज 12%. ये हमारे पास है ग्रोथ. वो कह रहे भैया आप कंपनी का के निकाल के दें. अच्छा, अगर मैं काम करूं, मैं के निकालने का फंक्शन देखूं, सर क्या ये कंपनी अपनी 100% अर्निंग्स बांटती है? नहीं. अगर बांटती होती तो ये रेशो 1 होता. जो कमाया सारा बांट दिया. सर इसका मतलब है इस कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है बल्कि कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है. क्या है सर इसका फंक्शन? सर डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ रेट. और आपको याद होगा ये कि फंक्शन हमने जो है वो प्राइस के फंक्शन से, मार्केट वैल्यू के फंक्शन से निकाला है, डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के माइनस जी. ये वाला फंक्शन इसी फंक्शन से निकला है, यानी ये वाला फंक्शन आपका जो के का फंक्शन है वो मेन फंक्शन से निकला है. डन. अच्छा, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो के को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिविडेंड ओवर प्राइस इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट प्लस जी. ये पी मैंने इसके नीचे रख दिया क्योंकि सर ऊपर एक मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है, तो आप किसी के नीचे रख दे, दोनों के प्रोडक्ट के नीचे रख दे, एक ही बात है. तो सर मेरे पास के का जो फंक्शन है ना वो रिड्यूस हो गया, ऐसे आ गया. अब मुझे चाहिए डिविडेंड ओवर प्राइस. अच्छा, अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास ये जो ऊपर 2 रेशियोज आ रहे हैं, दैट इज डिविडेंड कवर और दूसरी तरफ आ रहा है प्राइस अर्निंग. अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं ना तो सर मेरे पास ये ईपीएस कैंसल आउट हो जाए और मेरे पास आ जाए पी ओवर डिविडेंड. ठीक है जी. और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 9.3 दैट इज 27.9. सर मुझे तो चाहिए डी ओवर पी. यहां क्या है? यहां आ रहा है पी ओवर डी. रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, इसको कर दो. ये हो जाएगा सर डी ओवर पी इक्वल्स टू 1 ओवर 27.9. अब बताएं सर अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करूं फंक्शन में, दैट इज डिविडेंड ओवर प्राइस इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट प्लस द ग्रोथ रेट, ये बराबर है किसके? के. तो मैं कह सकता हूं के ई बराबर है सर 1 ओवर 27.9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट इज 12% प्लस ग्रोथ रेट इज 12%. सर दिस वुड डेफिनेटली रिजल्ट इन अराउंड कितने? 16%. यस सर 16% आता है. तो के हमने आराम से ही कैलकुलेट कर लिया. अब देखें पेपर में ये रेशोज इस्तेमाल हो रहे होंगे, लेकिन सर लोग अभी भी मतलब ये नहीं करके जाएगा ना, वो उसी वक्त वो उसी तरह चल रहा होगा कि मुझे कहीं से डिविडेंड मिल जाए, कहीं से मुझे प्राइस मिल जाए और मैं इनटू 1 प्लस ये कर दूं. यार ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा डायरेक्टली, आपको वर्कआउट करना पड़ेगी चीजें. तो देख लीजिएगा इसको पक्का. सर इसको अच्छे तरीके से देख लें, कॉपी करें. तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. सर
सर मैं इसको जरा सा ऐसे कर देता हूं आपके लिए, अब आप इसको छाप लें सर। चलिए जी, एक से आगे हम बढ़ते हैं जनाब। अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं 100% पे दोबारा जा रहा हूं सर, और एक छोटा सवाल हमारे पास और आ रहा है सर, इसको जरा सोचें सर, यही वीडियो को पॉज करें, खुद इसको अटेम्प्ट करें, रेशियोज को रीअरेंज करें, जरा सा इधर उधर करें। ये करें जनाब, ऑल इक्विटी कंपनी हैज अ पीई ऑफ 8.66, दिस इज पी ओवर ईपीएस, प्राइस ओवर ईपीएस, ठीक है जी। देन हमारे पास है डिविडेंड यील्ड, दैट इज डिविडेंड पर शेयर ओवर प्राइस, यानी शेयर खरीदने के बाद हमें कितने परसेंट का रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिला, दैट इज 5.5%। यार अगर मैं काम करूं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्राइस कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर ओवर ईपीएस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सर, 8.66 मल्टीप्लाई में 0.055, ठीक है सर, ये मेरे पास आता है अराउंड 47.63। इस फंक्शन को जरा गौर से देखें और बताएं, आपको नहीं लगता कि ये डिविडेंड पे आउट का फंक्शन है कि हमने प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड बांट दिया? अगर ये पे आउट का फंक्शन है तो रिटेंशन रेशियो क्या होगा? अगर ये 100% में से आप कहते हैं हमने जो कमाया 47% बांट दिया, तो सर मेरे पास बाकी कितना बच गया? सर बाकी मेरे पास बच गया 52.37%। ये हमने भैया रिटेन किया है, ये हमारा रिटेंशन है। और सर ये आपसे ये भी बता रहा है सवाल में कि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE 19% है। होल्ड ऑन सर, गॉर्डन का फॉर्मूला याद आ गया सर, मरूंगा, B इंटू R। बी क्या था मेरे पास? रिटेंशन रेशियो। बी क्या था? आर क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। तो सर अगर मैं काम करूं, मैं ये बी देखूं तो 52.37 मेरा रिटेंशन रेशियो सर। ROE सर मेरे पास अराउंड कोई 19% है। तो मुझे बताओ सर, मैं इसमें से ग्रोथ रेट निकाल सकता हूं जी? सर ये आता है मेरे पास 9.9503%। ये आ गया ग्रोथ रेट। बाबू अब हमें फंक्शन याद है के ई निकालने का। के ई बराबर है डी ओवर पी, डिविडेंड यील्ड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट प्लस ग्रोथ रेट। अच्छा, डी ओवर पी सर हमें पता ही रहा, तो ऑलरेडी पढ़ा सर 5.5%। तो मैं ऐसे रख दूं 5.5% इंटू 1 प्लस 9.9503% प्लस 9.9503%, ठीक है जी। सर ये मेरे पास बन रहा है अराउंड 15.99%, यानी कि लगभग 16% बन रहा है सर हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है जी। सर ये दोनों सवाल देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे सवालात हैं दोनों। मैं जरा सा इसका कट छोटा कर रहा हूं ताकि आपको चीज नजर आ जाए। अच्छे तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, बेंचमार्क क्वेश्चन है ये। आपको ऐसे सवाल मर्जर्स एंड एक्विजिशन में बहुत नजर आएंगे, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं सर। चलिए सर एक छोटा सा क्वेश्चन और हम देखते हैं जनाब। ये हमारे पास है थॉमस पीएलसी का ICW का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरेटिव क्वेश्चन है, दो मॉडल्स कंपेयर किया इसने ग्रोथ कैलकुलेट करने के। ये कह रहे जी, थॉमस पीएलसी इज अ सक्सेसफुल फूड रिटेलिंग कंपनी। Over the last 5 years, it has increased its share in the market of UK food retail by 30%. It makes no use of debt. Sir, this is an all equity company, कोई debt नहीं है इसके अंदर, and has financed its operation entirely from retaining। और पैसे रोक रोक के कमाने के बाद डिविडेंड ना दे के सर इसने यहां तक पहुंचा दिया बिजनेस को कि कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है बिजनेस। Thomas PLC has a price earning ratio of 28. Now this is a massive ratio as compared to the industry average. Industry average से बहुत ज्यादा ये। इसका मतलब है सर लोग इस पे भरोसा बहुत करते हैं।
छोटी अर्निंग्स में भी बड़ी मार्केट वैल्यू लोग इसको देने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है जी सर, नीचे आ रहा है डाटा 2002 से लेके 6 तक इस कंपनी का डिविडेंड 4.86 से बढ़ा, 5.86 पे आया, 7.5 पे आया, 9 पे आया और 11 तक पहुंच गया। 11 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया गया है सर 2006 तक आने तक। ठीक है जी, वो कह रहा है भैया आप केई निकाल के दें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से और गॉर्डन्स अर्निंग्स मॉडल से। ठीक है, चल एक काम करते हैं जनाब, हम मालूम करते हैं जनाब डिविडेंड ग्रोथ। अगर मैं डिविडेंड ग्रोथ मालूम करने जाऊं तो मैं कहूंगा जनाब वो क्या रेट है जिससे 4.86 को 4 सालों में, 4 का मतलब है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, 4 सालों में 11 रुपए बना दिया। ठीक है जी, तो सर इसमें अगर मैं ग्रोथ रेट निकालूं डिविडेंड्स के अंदर तो ये मेरे पास आता है सर 22.66%। डन। अब केई चाहिए मुझे, तो केई के लिए सर मुझे क्या चाहिए, केई इक्वल्स टू डिविडेंड। डिविडेंड तो है मेरे पास सर लास्ट ईयर का 1 प्लस ग्रोथ रेट भी है मेरे पास, फिर प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। प्राइस नहीं है सर मेरे पास, आई नीड टू कैलकुलेट द प्राइस। अच्छा, प्राइस मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं प्राइस अर्निंग मल्टीपल से। प्राइस अर्निंग मेरे पास आ रहा है सर कितने का 28। अर्निंग पता है कितनी पर शेयर, लास्ट पर शेयर अर्निंग्स 35.8। सर प्राइस इक्वल्स टू 28 इंटू 35.8, ये बनता है सर एक शेयर की प्राइस 1002 रुपए, 1002 रुपए। ठीक है जी, अब बताएं सर अगर 1002 रुपए की प्राइस भी आ गई है, ग्रोथ रेट भी आ गया, तो सर इसी फंक्शन को हम अप्लाई कर देते हैं। सर के ई बराबर है डिविडेंड। डिविडेंड कितना जी 11 रुपए, लास्ट ईयर का डिविडेंड 11 रुपए, 11 रुपए पक्का, इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट ऑफ 22.66%, मैसिव ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय प्राइस 1002 प्लस 22.66। ऐसा बताएं सर मेरे पास के ई क्या आ रहा है। सर के एग्जैक्ट आ रहा है 24%। अगर मैं डिविडेंड का ग्रोथ रेट इस्तेमाल करूं, ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स वो अगर इस्तेमाल करूं तो मेरे पास के ई आ रहा है 24%। डन। एक तो फॉर्मूला ये है सर, एक तरीका, एक फंक्शन, एक कैलकुलेट करने का मेथड ये। फिर एक और मेथड है सर, मेथड 2। सबसे पहले इसको अगर आप आराम सुकून से तसल्ली से कॉपी कर लेना, मैं यहां तक इसको रोक लेता हूं, आप इसको कॉपी कर लेना। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम जनाब। वीडियो दोबारा आपने जो है वो अनपॉज कर दी हो तो या शुरू कर दी हो तो अब हम जा रहे हैं सर गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। इसमें क्या करना है सर, सर गॉर्डन कहता है जनाब ग्रोथ रेट बराबर है बी इंटू आर। बी हमारे पास है रिटेंशन रेशो, आर हमारे पास है आर ओ ई। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं उसको सर तो रिटेंशन रेशो बराबर है सर मेरे पास प्रॉफिट रिटेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट। ठीक है, या 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकलता है, डिविडेंड ओवर प्रॉफिट। डन। एक तरीका तो सर, अच्छा दूसरा आरओई क्या है सर मेरे पास, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है जनाब, रिटर्न ऑन इक्विटी इज ओपनिंग नेट एसेट्स, ओपनिंग नेट एसेट्स। ठीक है जी, ओपनिंग नेट एसेट्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग नेट एसेट्स इज रिटर्न ऑन इक्विटी। याद रखना ओपनिंग नेट एसेट्स। अब बताएं सर, आपने पिछले सवाल में मुझे यह बताया कि 35 रुपए 80 पैसे में से 11 रुपए बांटे गए, 35 रुपए 80 पैसे में से 11 रुपए बांटे गए हैं, 35 रुपए 80 पैसे में से 11 रुपए बांटे गए हैं, 24 रुपए रिटेन किया गया है। सर मेरा रिटेंशन रेशियो आता है अराउंड कोई 69%। सो सॉल्व कर लेते हैं। सर ये मेरे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो दैट इज 30.73%। अच्छा, फिर ये मेरे पास है डिविडेंड पे आउट
1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 69.273%। यही है, ये मेरे पास है रिटेंशन रेशियो। अब है सर मेरे पास ROE प्रॉफिट पता है कितना है सर 35.8। ओपनिंग नेट एसेट्स वो कितने हैं सर, लास्ट ईयर का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होगा। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर 165। अब बताएं सर आपने कमाया क्या सर, 35.8 डिवाइडेड बाय 165 सर, दिस इज 21.696%। पक्का? अब एक काम करते हैं सर, मैं आप मल्टीप्लाई कर रहा हूं 69.273% विच इज द रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय सर 21.696, दैट इज GB इंटू R। ऐसा? अब बताओ क्या आ रहा है सर? सर ये मेरे पास आ रहा है ग्रोथ रेट 15.03%। अब बताएं सर, मैंने मार्केट वैल्यू निकालनी है तो मैं सर ये मुझे के निकालना है। के बराबर है 11 रुपए का डिविडेंड, 15.03 का ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय प्राइस कितनी है सर 1002 प्लस, अब बताएं सर तो सर मेरे पास के यहां आता है जनाब कोई 16.29%। ठीक है जी, देख लें सर दोनों मेथड से मैंने के कैलकुलेट किया है। एक तो मैंने गॉर्डन्स के ग्रोथ मॉडल से रिटेंशन रेशियो निकाला पहले। सर मुझे सवाल में डिविडेंड पे आउट दिया हुआ था सर, मेरे पास जो है वो 35 रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ था, तो मैंने ये देख लिया कि कंपनी ने इतना % प्रॉफिट बांटा है तो बाकी का परसेंटेज कंपनी ने रोका होगा। सर मैंने ग्रोथ रेट तो निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कि रिटेंशन रेशियो कितना है सर मेरा, और मेरा सर ROE यानी ओपनिंग नेट एसेट्स पे हमने कितना प्रॉफिट बनाया, डन। तो सर मेरे पास जो ग्रोथ रेट आता है 15.03, इसको रख के मैंने आराम से सर ये के कैलकुलेट कर लिया। सर इसको अच्छे तरीके से देख लें सर, हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, हम कवर करने जा रहे हैं सर अब डेट फाइनेंस को। डेट फाइनेंस का मतलब सर कंपनी जब लोन लेती है, लोगों से पैसा लेती है, एक ऐसा पैसा जिसको अक्सर बेशतर कंपनी को वापस करना पड़ता है और एक कांस्टेंट रेट से उस पर सूद देना पड़ता है। ठीक है जी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट्स हो या ना हो। सर ऐसे डेट फाइनेंस के क्या डायनामिक्स हैं वैक के अंदर, BFD के अंदर, आए ज़रा इसको देखते हैं जनाब। सर सबसे पहले तो मैं अज्यूम करूंगा कि कंपनी जितने भी डेट सिक्योरिटीज इशू करती है पैसे के लिए, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ये कंपनी है, कंपनी को पैसे चाहिए तो कंपनी क्या कर सकती है सर, अवामुन्नास को सर कागज़ के टुकड़े पकड़ा दे। ठीक है जी, और बदले में उनसे क्या ले ले, ये कागज़ के टुकड़े पकड़ा है, मैं इसको कहता हूँ सर डेट सिक्योरिटी पकड़ा दी। ठीक है, और बदले में इनसे क्या ले लिए, बदले में इनसे ले लिए पैसे। ठीक है जी, कैश ले लिया। अब इस कैश के ऊपर कंपनी एक फिक्स्ड रिटर्न पे करेगी। क्या पे करेगी? एक फिक्स्ड रिटर्न पे करेगी इन लोगों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है, कंपनी की लिक्विडिटी इंटैक्ट है या नहीं है, कुछ भी हो, इन लोगों को आपने हर साल, हर क्वार्टर, हर 6 महीने पे, जैसे आपका अग्रीमेंट हो डेट होल्डर्स के साथ, आपको इनको इंटरेस्ट यानी कि सूद पे करना है। ठीक है जी, और सर अक्सर और बेशतर डेट ऐसा होता है कि वो एक सर्टन पीरियड के बाद आपको यानी कंपनी को पैसा वापस भी करना पड़ता है। तो कंपनी के पास जो फाइनेंस मौजूद है ये कोई स्टिकी कैपिटल नहीं है। स्टिकी कैपिटल का मतलब कंपनी के पास मौजूद नहीं रहेगा ताहयात, ये कंपनी को थोड़े टाइम बाद या एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस करना पड़ सकता है। ठीक है, ये करना पड़ता है। कुछ डेट ऐसे होते हैं सर जो कभी वापस नहीं करना पड़े, लेकिन सर मॉडर्न टाइम्स में ऐसे डेट आपको नजर नहीं आएंगे जो इररिडीमेबल नेचर के हो। ठीक है जी, तो सर हम कवर करने जा रहे हैं डेट फाइनेंस को, इसकी उन डायनामिक्स को जो वैक में हमारे काम आएंगी। आइए जरा सर एक स्टेप आगे चलते हैं जनाब। मिसाल के तौर पर सर एक कंपनी ने एक डेट इशू करना है। ठीक है, अब जो डेट इशू होगा ना, जो डिबेंचर होगा ना, मिसाल के तौर पर वो इस तरह का कागज है। इस कागज पे लिखा है कि जी इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है। कितने? 100 रुपए। यानी इन केस ऑफ लिक्विडेशन
इसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो मार्केट में, इन केस ऑफ लिक्विडेशन अगर किसी के पास ये पड़ा हुआ है तो उसको 100 रुपया मिलेगा बस। ठीक है जी, ये उसका राइट है। डन। फेस वैल्यू सर 100 रुपए। कंपनी ने बॉन्ड इशू किया इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर ने 100 रुपए दे दी कंपनी को, ये बॉन्ड आ गया इन्वेस्टर के पास। इस बॉन्ड में एक चीज और लिखी थी कि इसका कूपन रेट से 10% है। इसका मतलब ये कि कंपनी हर साल 10% के हिसाब से इस 100 रुपए पे सूद पे करेगी। ठीक है जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कंपनी के पास प्रॉफिट है या नहीं है। सर फिर इसी डेट में एक चीज और लिखी हुई थी कि इस डेट का टर्म है से 5 साल, यानी 5 साल बाद ये बॉन्ड मैच्योर होगा, कंपनी को ये 100 रुपए वापस इन्वेस्टर को देना है। ठीक है जी, इसका मतलब अगर एक इन्वेस्टर इसको उठा के अपने पास रखे, अपने पास इसको रखे रहे, तो 5 सालों में ये इन्वेस्टर अपने इस 100 रुपए की डेट इन्वेस्टमेंट पे 10% के हिसाब से 10, 10, 10, 10 और 10 का सूद लेगा और एंड में 100 रुपए वापस ले लेगा। डन। अच्छा जी, इस इन्वेस्टर ने क्या किया कि जो हमारी कंपनी है ना, कंपनी एक्स मिसाल के तौर पे, इस जैसी और कंपनीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया, या वहां देखना शुरू किया कि यार मैं काम करता हूं किसी और कंपनी से भी ये डेट पता कर लेता हूं। ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई ज्यादा रेट मिल जाए, कहीं कोई 11% मिल जाए, कोई 12% मिल जाए। तो इस बंदे ने किया ये कि कंपनी एक्स यानी जो हमारी कंपनी है, इस जैसी और कंपनीज को देखना शुरू किया। तो पता चला जी कि इस जैसी और कंपनीज भी मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 10% का सूद देंगी अगर ये बंदा उनको पैसे दे। इसका मतलब यह है कि सर मार्केट रेट आज 10% है, ठीक है जी, और हमारी कंपनी भी 10% का ही सूद दे रही है। अच्छा, इस बंदे को जिसको मैं नाम दे देता हूं मिस्टर ए, सर ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जहां पर सूद का रेट 10% से ज्यादा होगा, लेकिन वो कंपनीज रिस्की बहुत होंगी, वहां पैसे डूबने का खर्चा होगा। कंपनी एक्स जैसी कंपनीज मार्केट में 10% का ही सूद दे रही है। इसका मतलब है कंपनी एक्स ने जब बॉन्ड इशू किया आज, यानी ये डिबेंचर आज इशू कर रही है, तो सर जो कूपन रेट सेट किया वही मार्केट में भी रेट है। यानी ये इन्वेस्टर इनडिफरेंट है कि हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करे या कहीं और चला जाए। डन। चलिए जी सर, इस बंदे ने ये बॉन्ड खरीद लिया। मैं अब इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। इस इन्वेस्टर ने अपने पास एक एंट्री पास की, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट, या इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 100 रुपए से। कैश क्रेडिट कितने से? 100 रुपए से। नाउ दिस गाय इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव 10 रुपए का इंटरेस्ट थ्रू आउट 5 ईयर्स। ठीक है सर, ये बॉन्ड लेके बैठा रहा, पहले साल का एंड आ गया, इसको कैश रिसीव हुआ। कैश डेबिट कितने से? 100 का 10%, दैट इज 10 रुपए, और इसने क्या क्रेडिट कर दिया? इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से? 10 रुपए से। डन। इस बंदे ने सर सूद खा लिया। अब इस बंदे ने दोबारा सर निकाला, मार्केट में देखा तो पता चला जी कि कंपनी एक्स जैसी बाकी कंपनीज अब 10% का सूद नहीं दे रही हैं, बल्कि अब अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो वो 9% का इंटरेस्ट दे रही है। कितने का? 9% का। मार्केट इंटरेस्ट रेट गिर गया है, मार्केट इंटरेस्ट रेट 9% हो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर मुल्क में मनी सप्लाई में चेंजेस आई होंगी, ठीक है जी, मुल्क के हालात चेंज हुए होंगे, तो सूद सर कभी सूद का रेट जो है वो इंक्रीज होता है मुल्क में, कभी डिक्रीज होता है, वो डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से चल रहा होता है, और कंपनी फिर अकॉर्डिंगली इसी चीज को फॉलो करती हैं। तो सर हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट गिरा। अच्छा, अब मिस्टर ए बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए के पास जो बॉन्ड है ये इसको 10% का सूद देगा अगले 4 सालों में, और कोई नया इन्वेस्टर अगर आज बॉन्ड लेने जाए तो सर उसको 9% का सूद मिलेगा, इससे ज्यादा सूद नहीं मिलेगा। अब मिस्टर ए बहुत खुश है जी, बेहतरीन काम हो गया जी, मुझे तो 10% का सूद मिलेगा भाई, बेहतरीन 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 बेहतरीन। इसी असना में मिस्टर ए के पास एक बंदा आता है, मिस्टर बी। मिस्टर बी ये कहते हैं कि जी मैं ये बॉन्ड खरीदना चाह रहा हूं। मिस्टर ए को कहता है 100 रुपए दो, 100 रुपए लो और ये बॉन्ड मुझे दे दो। मिस्टर ए कहता है यार मैं 100 रुपए पे अगर ये बॉन्ड बेचूं तो मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। क्यों भाई? सीधी सी बात है, ये 100 रुपए अगर इन्वेस्टर आज मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, या ऐसे मिस्टर ए ने भी ये बॉन्ड बेच दिया 100 में, और मिस्टर ए जाके बॉन्ड 100 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो याद रखिएगा मिस्टर ए को अब 10% का रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मिस्टर ए को पागल थोड़ी है कि वो उठा के जी 10% वाले बॉन्ड को उठा के 100 रुपए बेच दें और फिर उसी 100 रुपए से जाके बेवकूफों की तरह 9% वाला बॉन्ड खरीद लें। तो मिस्टर ए ने कहा कि भाई अगर मैं बेचूंगा भी तो मैं ये 100 रुपए से ज्यादा पे बेचूंगा। इसका मतलब है पहली दफा हमारी
इक्वेशन में हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट आया विच इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। डे वन पे मार्केट वैल्यू 100 रुपए थी, फेस वैल्यू भी 100 रुपए थी। सर मार्केट में हर जगह सूद का रेट 10% था। आज मेरा बॉन्ड 10% का सूद दे रहा है, मार्केट में 9% का सूद चल रहा है, तो मेरे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से डिफरेंट होगी ना। हाउ टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू? देखिए एक प्रिंसिपल है, याद रखिएगा, अल्लाह के वास्ते दिमाग में रखिएगा। आमतौर पे एक प्रिंसिपल होता है डेट मार्केट में, दैट इज इन्वेस्टर कांट बीट द मार्केट। डेट मार्केट के अंदर ये एक रूल है, इन्वेस्टर कैन नॉट बीट द मार्केट। जो बंदा ये बॉन्ड खरीदने आया है उसको 9% से ज्यादा का रिटर्न नहीं मिलेगा। यानी अगर वो 10% वाला बॉन्ड ले भी ले तो 10% वाला बॉन्ड इतना महंगा मिलेगा उसको कि उसकी इफेक्टिव रिटर्न सिर्फ 9% ही रह जाएगा। सर मार्केट वैल्यू कैसे निकालें? हमने एक चीज पढ़ी थी सर इक्विटी के अंदर के मार्केट वैल्यू का मतलब है जितने भी कैश फ्लोज इस पर्टिकुलर बॉन्ड से आने वाले हैं आइंदा आने वाले सालों में, सर उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। किस रेट से? मार्केट रेट से। आए जरा सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाते हैं जनाब। सर मिस्टर बी इस बॉन्ड को लेके बैठा और देखा कि इस बॉन्ड के जो कैश फ्लोज होंगे ना अगले 4 सालों में, 10 रुपए का सूद, 10 रुपए का सूद, 10 रुपए का सूद, 10 रुपए का सूद, साथ में 100 रुपए का प्रिंसिपल। मिस्टर बी ने इस बॉन्ड की डिस्काउंटिंग की किस रेट से? 9% से। सर जब 9% से डिस्काउंटिंग की ना तो सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकली 9% से, यानी 10 डिवाइडेड बाय 1.09 रेज़ टू पावर 1, ये निकली सर कोई 9.17, सर ये निकली कोई 8.42, सर ये निकली कोई 7.72, सर ये निकली दोनों को मिला के 110 को मिला के ये निकली 77.93 और बॉन्ड की मार्केट वैल्यू बन गई 103.24। हाँ भाई, अब मिस्टर ए कहेगा भाई मैं ये बॉन्ड 103.24 में बेचूंगा ताकि अगर मैं बॉन्ड जाके 100 रुपए में आज खरीदूं और मुझे 9% का रिटर्न मिले, ये मिस्टर ए सोच रहा है, तो एटलीस्ट मैं ये कह सकूं कि मैंने पिछले बॉन्ड पे 3 रुपए 24 पैसे का रिटर्न कमाया। अब मिस्टर बी को जो बॉन्ड पड़ा है वो पड़ा 103 रुपए का। मिस्टर बी जब ये बॉन्ड खरीद रहे हैं उस वक्त मार्केट का रेट क्या चल रहा है? 9%। याद रखिएगा मिस्टर बी उल्टा लटक जाए, मर जाए, खप जाए, कब्र में घुस जाए, आसमान में चढ़ जाए, 9% ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकता। मिस्टर बी को बॉन्ड कितने का पड़ा है? मिस्टर बी को बॉन्ड पड़ा है 103.24 का। अब बताएं मिस्टर बी ने अपने पास एंट्री पास की होगी इन द बुक्स ऑफ बी, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 103.24 और कैश क्रेडिट 103.24। मेरे बच्चों मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्टर कैन नॉट बीट द मार्केट, यू कैन नॉट अर्न मोर रिटर्न देन द करंट प्रिवेलिंग रेट इन डेट मार्केट। ठीक है जी। अब बताएं सर मिस्टर बी ने जब इन्वेस्टमेंट की है तो उस वक्त रेट क्या चल रहा है? 9% का रेट चल रहा है। मिस्टर बी अब क्या करेंगे? आओ देखो जरा मिस्टर बी ने 9% का रेट कमाया कैसे। मिस्टर बी एक टेबल बना रहे हैं, ईयर 1 ओपनिंग 103.24 ऐसा खरीदाइए। मिस्टर बी ये सोचता है जी कि मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट इनकम 9% है, तो बताओ इस 103 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे मिस्टर ए ने पहले साल कितने का सूद कमाया होगा सर? 9% पे। सर दिस वुड बी 9.29। अच्छा मिस्टर बी को कैश कितने का रिसीव हुआ होगा पहले साल के एंड पे? क्योंकि बॉन्ड तो सर हमने अब कंपनी से कैश आना है, सर 10 रुपए का कैश आया होगा। सर तो मुझे एक बात बताएं, क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया होगा मिस्टर बी के लिए इस बॉन्ड का? 102.53 ऐसा? सर ये 102.53। मिस्टर बी विल स्टिल अर्न 9%, 9.23। सर 10 रुपए का सूद, सर 101.76। सर थर्ड ईयर सर 101.76। मिस्टर बी ये बॉन्ड लेके बैठे हुए 9.16। सर 10 रुपए का सूद, सर 100.92। सर फिर लास्ट सर चौथा 100.92। सर 9.08। सर 10 रुपए का सूद और सर ये बॉन्ड आ गया 100 रुपए पर। अब बताओ 100 रुपए उसको एंड में मिल जाएंगे। मिस्टर बी ने इफेक्टिवली सिर्फ 9% का रिटर्न कमाया। इसका मतलब है आप जिस वक्त भी मार्केट में घुसते हो आप बॉन्ड्स खरीदोगे, अगर वो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट मार्केट में से 9% चल रहा है और उस बॉन्ड पे रेट लिखा हुआ है 10%, तो आपको बॉन्ड महंगा मिलेगा, ऐसे महंगा मिलेगा कि आपका इफेक्टिव रेट सिर्फ 9% ही रहे। ठीक है जी। सर इसको कॉपी करें 1 मिनट। अच्छा जनाब यार अब एक स्टेप आगे जाते हैं हम जनाब।
अब हमारे सामने ना कुछ की टर्म्स आ चुकी हैं, ऊपर वाली एग्जांपल के बाद कुछ की टर्म्स हमारे सामने आ चुकी हैं, ठीक है जी। और वो की टर्म्स हैं क्या, वो जरा देख लीजिएगा सर। एक हमारे पास आ चुका है सर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो वैल्यू है जो लिक्विडेशन पे कंपनी आपको पे करेगी, ठीक है जी। एक तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है, मिसाल के तौर पर 100 रुपए। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कंपनी जो सूद पे करेगी ना, जो कूपन रेट कंपनी पे करेगी, वो कूपन रेट जो इंटरेस्ट रेट होगा वो अप्लाई होगा फेस वैल्यू को, ठीक है। इससे कंपनी आपको सूद पे करेगी सालाना बुनियादों पर, ठीक है जी। तो कूपन रेट वो रेट है जिससे कंपनी ने जनरली आपको सूद पे करना है एज ए इन्वेस्टर को, और कूपन रेट अप्लाई होता है फेस वैल्यू के ऊपर। सर तीसरी चीज मार्केट रेट। क्या मार्केट रेट एक अलग रेट है कूपन रेट से? इनिशियली शायद एक हो, इनिशियली मोस्ट प्रॉब्ली एक ही होते हैं दोनों रेट्स, लेकिन जैसे तो वक्त गुजरता जाता है कूपन रेट तो अपनी जगह कांस्टेंट रहता है। मार्केट रेट जो है वो चेंज होता जाता है, मुल्क में मनी सप्लाई, मुल्क के हालात, इन्फ्लेशन रेट, ये सारे मामला देखते हुए, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखते हुए इंटरेस्ट रेट सेट होता है, ठीक है जी। तो मार्केट इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, ठीक है जी, तो ये कांस्टेंट नहीं होता। अब याद रखिए दोस्त, फेस वैल्यू को जब कूपन रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, और इन कैश फ्लोज को अगर आप कनेक्ट करोगे मार्केट रेट से, यानी डिस्काउंट करोगे मार्केट रेट से, तो आपको इसी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि जो कैश फ्लोज हैं जो आपको बॉन्ड से मिलने हैं वो मोर और लेस फिक्स्ड होते हैं सर, ठीक है जी। लेकिन मार्केट वैल्यू फिक्स नहीं होती, क्यों? क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो रेट है मार्केट रेट सर, वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो हर दफा चेंज हो रहा होता है। तो इसका मतलब यह कि सर आपको जब भी किसी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, विच विल नॉट बी अ कांस्टेंट फिगर, विच विल कंटिन्यूअसली चेंज एज मार्केट रेट चेंजेस, बिकॉज कैश फ्लोज तो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है जी। एक फिक्स रेट बॉन्ड में कैश फ्लोज जनरली चेंज नहीं होते। तो हमारे सामने सर 4-5 चीजें आ गई। एक तो फेस वैल्यू जिसपे जो है वो कंपनी ने सूद देना है, कूपन रेट उसी पे अप्लाई होगा। मार्केट रेट वो रेट है जो इस वक्त मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। अगर कंपनी आज लोन लेने जाए तो मार्केट रेट पे लोन मिलेगा, कूपन रेट पे नहीं मिलेगा। अगर आज इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जाए तो उसको मार्केट रेट मिलेगा, कूपन रेट नहीं मिलेगा। कूपन रेट और मार्केट रेट के डिफरेंस की वजह से बॉन्ड जो है वो फेस वैल्यू से दूर होता जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। डन। अब इसका मतलब यह है कि सर अगर मुझे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है तो सिंपली मुझे क्या करना है, उसकी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है, ऐसा। और अगर एग्जाम में सर उसने मुझे कैश फ्लोज और मार्केट वैल्यू दोनों दे दी तो फिर वो मुझसे कैलकुलेट करवाएगा मार्केट रेट, कि वो क्या रेट है जो इन दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, इन्हें क्या रेट है जिससे इन कैश फ्लोज की मार्केट वैल्यू ये बन रही है। तो इसका मतलब है सर एग्जाम में ये 3 इंफॉर्मेशन हैं जो आपके सामने आएंगी, ये हमेशा आएगी। अगर ये दिया हुआ तो एग्जामिनर ये मांग लेगा, और अगर ये देगा तो एग्जामिनर ये मांग लेगा, यानी या तो डेट की मार्केट वैल्यू मालूम मांगेगा या मार्केट वैल्यू देके डेट का मार्केट रेट मांग लेगा, ठीक है जी। अब आए जरा दोस्त एक छोटा सा काम करते हैं जनाब। मुझे बताओ, जो भी इन्वेस्टर इस बॉन्ड को खरीदेगा, जो भी इन्वेस्टर किसी भी पॉइंट पे मार्केट में बॉन्ड खरीदता है, वो कमाता क्या है सर? वो उस वक्त का मार्केट रेट कमाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कमाता, ठीक है जी। आए जरा सर एक स्टेप आगे जाते हैं जनाब।